हेलो ऑल ऑफ यू। मैं हरीश चंद्र रावत अर्थशास्त्र विषय की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जानकारी देने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपिक को समझने के लिए पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको सारी जानकारियाँ समझ में आएंगी। देखते हैं मांग एवं मांग का नियम, ये आज का टॉपिक है। मांग कहाँ से, मांग शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है। पहले आप जानते होंगे इच्छा। इच्छा क्या होती है? इच्छाएं अनंत होती है। इच्छा एक मन का विचार है, असीमित होती हैं इच्छाएं। व्यक्ति जहाँ तक विचरण करता है उसका मस्तिष्क वहाँ तक वो सोचता रहता है। उसमें से बहुत सारी बहुत सारी जो है बातों, बहुत सारे विचारों को प्राप्त करने की आशा रखता है। उसी को इच्छा एक मना स्थित है। असीमित इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं का कोई ओर छोर नहीं होता है। तो कुछ इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। प्रबल का मतलब कि जीवन में वो जरूरी हो जाती हैं। ऐसी इच्छाएं जो प्रबल हो जाती हैं वो आवश्यकता बन जाती है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता का मतलब है कि वो इच्छाएं जो कि प्रबल हैं और जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उन आवश्यकताओं की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है। अब सारी आवश्यकताएं भी मांग नहीं बन पाती हैं। हर एक आवश्यकता को मांग नहीं कहा जा सकता, हर एक इच्छा को आवश्यकता नहीं कहा जा सकता। आगे कौन सी आवश्यकताएं मांग बनती हैं ये देखते हैं। तो जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय जरूरी हो जाता है, समय को बाउंडेशन होता है, समय निश्चित समय में वो आवश्यकता पूरी करना है। कीमत, ये पता होता है कि जो आवश्यकता है उस वस्तु या सेवा की कीमत कितनी होगी, और ये सब जानते हुए उसको पूरा करने के लिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक प्रयत्न किया जाता है। आर्थिक प्रयत्न का मतलब है कि धन का बंदोबस्त करना। आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन का बंदोबस्त करना आर्थिक प्रयत्न कहलाता है। तो जब ये तीनों बातें किसी भी आवश्यकता के साथ अटैच हो जाएं, जुड़ जाएं, तो वो आवश्यकता बन जाती है मांग। अर्थात किसी निश्चित समय और कीमत पर व्यक्ति वस्तु की जो मात्रा क्रय करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वो मांग कहलाती है। किसी निश्चित समय और कीमत पर वस्तु की वो मात्रा जो क्रेता या उपभोक्ता खरीदना चाहता है उसे हम मांग कहते हैं। अब मांग के साथ एक शब्द होता है पूर्ति। पूर्ति क्या होता है? पूर्ति का मतलब होता है कि निश्चित समय एवं कीमत पर वह मात्रा जो कि विक्रेता बेचना चाहता है। मांग के उल्टा होती है पूर्ति। और दोनों शब्द अर्थशास्त्र के हिसाब से, अर्थशास्त्र के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक बात ये समझ लीजिए कि बिना मांग पूर्ति की जानकारी के अर्थशास्त्र का अध्ययन अधूरा होता है। अर्थशास्त्र विषय पढ़ने के लिए मांग और पूर्ति की, इन दोनों शब्दों का इतना बड़ा महत्व है कि किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि मांग और पूर्ति यदि एक रट्टू तोते को रटा दिया जाए तो उसको भी अर्थशास्त्री कहा जा सकता है। इसका मतलब मांग और पूर्ति अर्थशास्त्र के लिए बहुत आवश्यक है। मांग का मतलब होता है किसी निश्चित समय एवं कीमत पर क्रेता वस्तु की जो मात्रा क्रय करना चाहता है उसे मांग कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत किसी निश्चित समय एवं कीमत पर विक्रेता वस्तु की जो मात्रा बेचना चाहता है उसको पूर्ति कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस विषय को समझने के लिए सामान्य वस्तु एवं निम्न स्तरीय वस्तु। सामान्य वस्तु क्या होती है? सामान्य वस्तु का मतलब है कि हर वस्तु दो प्रकार की होती है। उपभोग के हिसाब से देखा जाए तो या तो वो सुपीरियर गुड्स में आती है
या तो उसकी इंफीरियर गुड्स होती है। आपने देखा होगा दुकान पर वस्तुएं खरीदते समय कि एक एक वस्तु की दो क्वालिटी या दो से अधिक क्वालिटीज हो जाती हैं। एक सबसे बढ़िया, भाई आलू खरीदने जाते हैं, बढ़िया सा आलू छाट छाट कर किनारे रखते हैं, और एक उसी में से थोड़ा सा घटिया, थोड़ा सा निम्न स्तरीय रख देते हैं, तो दो क्वालिटी हो जाते हैं। इसी प्रकार से सामान्य वस्तु का और निम्न स्तरीय वस्तु का कॉन्सेप्ट समझे। सामान्य वस्तु वह वस्तु होती है जो कि अपने किसी निम्न स्तरीय वस्तु से सुपर, उत्कृष्ट समझी जाती है। और निम्न स्तरीय वस्तु, अब इनको उदाहरण से समझे आप। सामान्य वस्तु का मतलब क्या होता है? सामान्य वस्तु में आता है आपका, जैसे घी, देसी घी है, सामान्य वस्तु है। निम्न स्तरीय वस्तु क्या बनेगी? डालडा। डालडा निम्न स्तरीय वस्तु। ऐसे ही सामान्य वस्तु में चीनी, निम्न स्तरीय उसकी क्या वस्तु हो जाएगी? गुड़। इस प्रकार से ये वस्तुएं, सामान्य वस्तु का मतलब है कि अपनी बेहतर वस्तु की क्वालिटी में बेहतर, उसकी गुणवत्ता बेहतर होती है। निम्न स्तरीय वस्तु जो होती है उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी कम होती है। तो इन वस्तुओं को समझें। फिर है स्थानापन्न और पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु क्या होती है? स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक के स्थान पर दूसरी, और पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का अर्थ है कि एक के साथ दूसरी। इन शब्दों के साथ आप इनको जानें। स्थानापन्न का मतलब एक के स्थान पर दूसरी, जैसे चाय और काफी। ठीक है, चाय और काफी क्या है? स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट है, अर्थात एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन पूरक वस्तु क्या है? पूरक वस्तु का मतलब एक के साथ दूसरी, जैसे बैट और बॉल, पेन और इंक, ये क्या है? पूरक वस्तु है। स्थानापन्न वस्तु का मतलब सब्स्टिट्यूट, जबकि पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात एक के साथ दूसरी, स्थानापन्न एक के स्थान पर दूसरी। आते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। ये दोनों प्रभाव समझना चाहिए आपको। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? मांग के नियम में भी पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव को थोड़ा टॉपिक को शुरू करने के बाद आपको समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। मांग का नियम। मांग का नियम जो है, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम का अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर, ये जरूर मांग के नियम बोलने से पहले, मांग के नियम कहने से पहले, समझने से पहले, अन्य बातें समान रहने, ये वाक्यांश जरूर आप बोलेंगे। सेट्रिस पैरिबस, अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके उल्टा, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मांग का नियम यही है। एक बार फिर से सुन लें। अन्य बातें समान रहने पर, अर्थात सेट्रिस पैरिबस, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग की मात्रा घट जाती है। ये मांग का नियम। अन्य बातें समान रहने, इसका कुछ मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, रुचि, आदत, फैशन, कीमत परिवर्तन, आय का वितरण, ये सब कुछ कांस्टेंट रहे, ये सब कुछ स्थिर रहे, तभी मांग का नियम लागू होगा। अन्य बातें समान रहने पर, अर्थात ये बातें कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन। उपभोक्ता की आय समान रहे। अगर उपभोक्ता की आय घट बढ़ जाती है, उपभोक्ता मान लो आज उसके पास 1000 रुपया, कल 2000 रुपया हो जाए, तो वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद लेगा, इसलिए मांग का नियम वहां पर फेल हो जाएगा। अर्थात उपभोक्ता की आय स्थिर रहना चाहिए। संबंधित वस्तु कौन कौन सी होती है? संबंधित वस्तु का मतलब स्थानापन्न और पूरक वस्तु। जैसे अगर मान लीजिए चाय है, चाय की जगह काफी। अब काफी की कीमत अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि जो कुछ लोग, बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे रहते हैं कि उनके पास कम पैसा होता है, तो भाई वो
कम पैसे में काफ़ी अगर मिल रही तो पी रहे हैं, लेकिन अगर और ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है तो कहाँ चले जाएंगे, वो चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। संबंधित वस्तुएं जो है वो, जैसे पूरक वस्तु ले लीजिए। पूरक वस्तु का मतलब है कि जैसे बैट और बॉल। अब क्रिकेट बैट की कीमत बढ़ जाती है तो इसका मतलब जो क्रिकेट बैट बॉल दोनों खरीदता है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बॉल की मांग भी कम पड़ जाएगी। अगर बैट की कीमत बढ़ती है तो बॉल की मांग कम हो जाएगी। संबंधित वस्तु बहुत प्रभावित करती हैं, इसलिए संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। उपभोक्ता की रुचि, जो इंटरेस्ट है, वस्तु को उपभोग करने का जो उसका आदत है, रुचि है, फैशन में कोई परिवर्तन न हो, और भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका, यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन की आशंका तो वहां भी मांग का नियम फेल हो जाता है। आय का वितरण, अगर आय का वितरण गड़बड़ाता है, अगर मान लीजिए किसके पक्ष में आय का, धनिकों और निर्धन किसके बीच कैसा आय का वितरण, अगर उस पैटर्न में कोई भी परिवर्तन होता है तो मांग का नियम फेल हो जाता है। इसलिए मांग के नियम बोलने से पहले कहा जाता है अन्य बातें समान रहने पर, अर्थात ये सब बातें जो है ये कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, तभी क्या होगा कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाएगी। ये जो है होता है। अब देखते हैं यहां पर मांग फलन। मांग फलन क्या होता है, कीमत और मांग के बीच फलनात्मक संबंध दर्शाने वाला जो है वो मांग फलन कहलाता है। कीमत और मांग, कीमत क्या है, पी है, मांग क्यू है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं मांग के नियम को, वही फलनात्मक संबंध है कीमत और मांग। कीमत बढ़ने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग कम पड़ जाएगी, और कीमत घट जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी। अर्थात जो क्यू है, मांग की मात्रा है, वो किसका फलन है, वस्तु की कीमत का। इसीलिए इसको कहा जाता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, Q इज द फंक्शन ऑफ P, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है। अब बोर्ड परीक्षाओं में जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है क्या है कि मांग का नियम क्यों लागू होता है, या फिर कीमत और मांग में विपरीत या उल्टा संबंध क्यों होता है, या मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो इसका उत्तर इसी से देखें, कीमत और मांग में विपरीत संबंध क्यों होता है। इसके कारण ये है उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, या फिर कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। उपयोगिता ह्रास नियम पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, जैसे जैसे किसी वस्तु की एक से अधिक मात्रा का उपयोग करेंगे, प्रत्येक बाद वाली इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती चली जाएगी। तो इसमें क्या है कि जब उपभोक्ता अधिक वस्तु की इकाइयां खरीदता है, अधिक वस्तु की इकाइयां तभी खरीदेगा जब, चूंकि उससे उपयोगिता कम मिल रही, अधिक इकाइयों से उपयोगिता कम, इसलिए कीमत भी कम देने को तैयार होता है। अधिक इकाइयों के बदले कीमत कम, और कम इकाइयों के बदले चूंकि उपयोगिता अधिक होती है इसलिए कीमत अधिक देने को तैयार होगा, इसलिए मांग का नियम लागू होता है। फिर अगला है कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। यही चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। कीमत प्रभाव क्या है, मान लीजिए कि आलू की कीमत 10 रुपए से बढ़ करके 20 रुपए हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी मांग की मात्रा 20 केजी कोई व्यक्ति खरीद रहा था तो उससे अब 10 केजी खरीदेगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि कीमत जो है बढ़ जाने पर, जितना पैसा भी लेके गया था व्यक्ति, अब उसकी क्रय शक्ति कम पड़ गई है। किसी वस्तु की कीमत जब कम हो जाती है, कीमत बढ़ जा रही है, कीमत बढ़ जाने पर क्या होता है, उसकी मांग की मात्रा कम खरीद सकेगा क्योंकि उसकी क्रय शक्ति कमजोर पड़ गई। ठीक है। तो कीमत में जैसे ही उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है
तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि उस वस्तु की मात्रा में कमी हो जाती है। आय प्रभाव इसी प्रकार से, आय प्रभाव क्या है, जब कीमत बढ़ गई तो इसका मतलब उसकी आय कम पड़ जाएगी, क्योंकि उसके पास जितना भी पैसा हो, मान लो पहले 10 रुपए कीमत बढ़ गई, डबल हो गई, अब उसकी आय जब कीमत डबल हो गई तो आय कम हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव देखें। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब है कि मात्रा को प्रतिस्थापित कर देता है। जब किसी वस्तु की, मान लीजिए वो 20 किलो खरीद रहा था, कीमत बढ़ गई तो वो 10 ही किलो खरीद पाएगा, इसकी मात्रा प्रतिस्थापित कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि कीमत बढ़ गई है। इसी प्रकार क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। भाई ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है। अब 100 रुपये कंडीशन में क्या होता है, 100 रुपये में वो बहुत सारे क्रेता क्या होंगे, उसको खरीद रहे होंगे, लेकिन उसकी कीमत जब बढ़ करके कितनी हो जाती है, मान लीजिए 200 रुपये, तो जिनकी क्षमता 100 रुपये के बराबर है वो क्या करेंगे, वो उस वस्तु से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, उस वस्तु को खरीद नहीं सकेंगे। तो बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होंगे जो कि कीमत बढ़ने पे उस वस्तु को खरीदना बंद कर देंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि उसकी मात्रा कम पड़ जाएगी। और ठीक इसके उल्टा, अगर 200 रुपये से 100 रुपये कीमत हो जाए तो क्या होगा, ये जो उपभोक्ता जो पहले छोड़ चुके थे, कीमत बढ़ने के कारण जो इससे पलायन कर गए थे, हट गए थे, वो क्या हो जाएंगे, फिर से ये वस्तु खरीदने लगेंगे। तो इसका मतलब कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता कम पड़ जाते हैं, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी हो जाती है, तो मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। और इसके विपरीत यदि कीमत घट गई तो उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ओवरऑल ये सब कारण बनते हैं जिनके कारण मांग बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, या फिर कीमत और मांग के मध्य उल्टा या विपरीत संबंध होता है, या फिर मांग का नियम इन्हीं के कारण लागू होता है। तो ये टॉपिक कैसा लगा, आप जो है समझ गए हों तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, तो इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।